हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। न्यूज़ समरी के अपने इस वीडियो में आज मैं 6 से 12 दिसंबर 2021 के न्यूज़ को अर्थात एक वीक के न्यूज़ को कवर करूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी हो। आई एम सॉरी टू से बहुत सारे न्यूज़ होते हैं और उनमें से छांटना पड़ता है कौन एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। वैसे ढेर सारे न्यूज़ आप देखते हैं ऑनलाइनर की तो बाहर सी लगी रहती है डिफरेंट मैगजीन्स में, वेबसाइट्स पे या फिर वीडियोस में, लेकिन मैं बहुत सिलेक्टेड हूँ इस मामले में। बहुत ही खास न्यूज़ जो मुझे लगता है कि रेलेवेंट है और मैं उसी को सिलेक्ट करता हूँ और उसी को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और आपने देखा होगा अभी हाल में 26 को दरोगा का एग्जाम हुआ था, पीटी का एग्जाम था ये। उसमें मैं जो वीकली करंट अफेयर्स कवर करता हूँ उसमें से कई प्रश्न थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई। कई लोगों को इस बात का ग्रीवांसेस भी है कि मैं न्यूज़ एक सप्ताह का होता है तो कम न्यूज़ कवर करता हूँ, लेकिन यह मेरा अपना सिलेक्शन है और मुझे लगता है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये उपयोगी है। बाकी चीज़ें वैसे तो काफ़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर सब आप पढ़ने लगे तो पता चला वही बात हो गई, जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है। तो वही बात है। तो लिमिटेड जो भी न्यूज़ मुझे लगता है कि रिलेवेंट है मैं उसको कवर करता हूँ। आइए आज देखते हैं क्या है 6 से 12 दिसंबर के बीच आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव मनाया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, याद रखेंगे आप। डिजिटल भुगतान उत्सव मनाया गया हाल में ही, किस मंत्रालय के द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आप याद रखेंगे मंत्रालय से संबंधित प्रश्न आते हैं। हाल ही में किसे यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? कैथरीन रसेल। ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनकी, बाइडेन उनकी सहायक भी है, कैथरीन रसेल। किसका प्रमुख? यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। आप जानते होंगे बहुत चर्चित संस्था है जो बच्चों के विकास के लिए काम करती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तीसरा, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का क्या स्थान रहा? 56th, 56वां स्थान रहा। पहला स्थान किसका रहा? स्विट्जरलैंड का रहा पहला स्थान, और भारत का 56वां। आप जानते हैं रिपोर्ट रैंकिंग के संदर्भ में एक प्रश्न जरूर रहता है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस काफी चर्चा में रहता है आजकल और आपको पता होना चाहिए 2015 में इसका गठन हुआ था और इसके गठन संबंधी प्रस्ताव देने वाले कोई और नहीं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं। तो आप याद रखेंगे। भारत का कौन सा शहर स्पंज सिटी बनने की तैयारी में है? तो ये नाम है, ये शहर है चेन्नई। दरअसल स्पंज शहर का कॉन्सेप्ट जो है वह वाटर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये कि जल प्रबंधन की व्यवस्था के संदर्भ में चेन्नई स्पंज सिटी, खुद को स्पंज सिटी के रूप में डेवलप करने के मूड में है, आप कह सकते हैं, या तैयारी में है। इसके अंतर्गत जो बारिश के कारण आजकल आप देखते हैं महानगरों में बाढ़ सी आ गई है, तो जो अतिरिक्त जल है कैसे उसको स्टोर किया जाए, कैसे उसकी निकासी हो, ऐसी व्यवस्था कुछ की जाएगी और इसीलिए चेन्नई को स्पंज सिटी कहा जाने लगा है। 9 दिसंबर 2021 को भारत के किन 2 शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है? 9 दिसंबर 2021 को, मैं जानबूझकर यह डेट बोल रहा हूं, हो सकता है और भी कई शहर हो भारत के जहां पे पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई
हो या जा चुकी हो, जैसे उत्तर प्रदेश में सुनने को मिला है। तो इसीलिए मैंने 9 दिसंबर 2021 को भारत के किन 2 शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है, तो भोपाल और इंदौर। और आप सोच रहे होंगे पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली क्या है, तो दरअसल कमिश्नर को एक्स्ट्रा पावर दे दिया जाता है इन शहरों में। जो पुलिस अधीक्षक होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जिला के पुलिस अधीक्षक, उनका पावर भी कमिश्नर को ही दे दिया जाता है। कमिश्नर को मजिस्ट्रेट का भी पावर दिया जाता है और कुछ अधिक अधिकार दिए जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में। तो इसीलिए कहा गया है पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली, जो भोपाल और इंदौर, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल और इंदौर में इसको लागू किया गया। जर्मनी का नया चांसलर किसे बनाया गया है, ओलाफ शोल्ज को। एक तो ये कैवें चांसलर है, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो ये जर्मनी के 9वें चांसलर है, 9th, आप इसको भी याद रखेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स के सर्वे में पावर कपल की सूची में प्रथम स्थान किसका रहा, नीता और मुकेश। मैंने आधा आधा नाम ही लिखा है क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, अंबानी। तो मुकेश अंबानी, नीता अंबानी को पावर कपल की सूची में प्रथम स्थान मिला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स द्वारा। दूसरा स्थान मिला है किसको, रणवीर सिंह और दीपिका को, और तीसरा विराट कोहली और अनुष्का को। तो आप पहला याद रखिए, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी। और आगे देखिए, 56वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, असमिया कवि नीलमणि फूकन जूनियर। याद रखेंगे, जूनियर नहीं भूलेंगे क्योंकि हो सकता है सीनियर भी हो, तभी जूनियर नाम पब्लिश किया गया है पेपर में, मैगजीन में। तो 56 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, असमिया कवि नीलमणि फूकन। और 57वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो कोंकणी उपन्यासकार हैं दामोदर मौजे। दामोदर मौजे कोंकणी उपन्यासकार को 57वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार और 56वीं नीलमणि फूकन जूनियर। अब देखिए, सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम, यह एक प्रोग्राम है। सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, सी इज ए चेंज मेकर प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। दरअसल यह उन महिलाओं के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है जो राजनीति में है, तो क्षमता निर्माण के लिए, यह उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, इस बात के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अब देखिए, कुनूर में आप याद रखेंगे नाम, कुनूर में भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर, जिसमें सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की मृत्यु हुई थी, हाल की घटना है। कुनूर कहां है, एक प्रश्न बनता है। तो कुनूर, जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु तो खैर बाद में हॉस्पिटल आने के पश्चात हुई, जो भी हो, तो ये कुनूर कहां है, एक प्रश्न बनता है, तो तमिलनाडु में है। दूसरा प्रश्न बनता है, वायुसेना के जिस हेलीकॉप्टर में ये सफर कर रहे थे उसका क्या नाम है, तो आप याद रखेंगे MI-17 हेलीकॉप्टर, यह आपको याद रखना है। और तीसरा जो बहुत चर्चित नाम है, प्रथम सीडीएस थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, किसकी मृत्यु हुई, बिपिन रावत की। तो इस एक वाक्य से 3 प्रश्न बनते हैं, आप तीनों को ध्यान में रखेंगे। कुनूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो तमिलनाडु में है, और MI-17 हेलीकॉप्टर का नाम है। मरने वाले तो कई थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, ऑब्वियसली आप याद रखेंगे, और बहुत चर्चा में भी था यह। आपदा राहत अभ्यास पैनेक्स 21, याद रखिए क्या है, ये खास बात इस अभ्यास का क्या है, यह आपदा राहत, मानवीय सहायता और आपदा राहत, प्राकृतिक आपदा के पश्चात जो स्थिति बनती है उसमें कैसे राहत दिया जाए, कैसे सहायता की जाए लोगों की, उससे संबंधित पैनेक्स 21 जो अभ्यास है, आपदा राहत अभ्यास, किन देशों के लिए आयोजित किया गया है, तो यह बिम्स्टेक के लिए, बिम्स्टेक कंट्री जो संख्या में 7 हैं, बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन 97 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत भी इसका सदस्य है, श्रीलंका भी है, म्यांमार भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है। तो आप जीके में पढ़ते ही होंगे, 97 में इसको बनाया गया था। तो इन देशों के लिए पैनेक्स 21 आपदा राहत अभ्यास है जिसका आयोजन किया गया। और आगे देखिए क्या, हाल ही में रूस ने
किस द्वीप पर अपनी रक्षा मिसाइल प्रणाली तैनात की है? हाल ही में रूस ने किस द्वीप पर अपनी रक्षा प्रणाली रक्षा मिसाइल प्रणाली तैनात की है? आपको यह दिख नहीं रहा होगा, मटुआ द्वीप, थोड़ा नीचे आ गया, मटुआ द्वीप। याद रखें, मटुआ द्वीप पर रूस ने हाल ही में मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात की है। एक प्रश्न यह भी बनता है कि यह मटुआ द्वीप किस श्रेणी का द्वीप है? तो यह ज्वालामुखी द्वीप है एक तरह का। और तीसरा यह भी प्रश्न बनता है, आमतौर पर करंट में इस तरह के जो फैक्ट्स होते हैं उनसे जुड़ा प्रश्न भी ज्योग्राफी के रूप में पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखें कि मटुआ द्वीप कहां पे है? तो ओखा टस्क, यह आपको दिख नहीं रहा होगा, ओखा टस्क सागर, ओखा टस्क सी सागर में यह मटुआ द्वीप है, जो एक ज्वालामुखी द्वीप है और यहीं पे रूस द्वारा मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात की गई है हाल में। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और होपफुली आप इसको ध्यान में रखेंगे। यह बात हुई। अब क्या है, कुछ और भी महत्वपूर्ण बात है या फिर कहें तथ्य है इस वीक में, जिसको मैं आपको और बताना चाहूंगा। वो क्या, अभी देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है आगे के न्यूज में, मैं उसको थोड़ा पढ़ाने के अंदाज में कोशिश करता हूं आपको बताने का। जैसे देखिए, मुझे लगा कि ये सारी चीजें भी आपके लिए जरूरी है और आपको इनको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि आप जानते होंगे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा हुआ है। तो सबसे पहले प्रश्न क्या बनता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा किस तिथि को हुआ? क्योंकि तिथि संबंधी प्रश्न भी करंट अफेयर्स में बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है, चाहे वो सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया उसकी बात हो, या फिर कोई स्कीम, सरकार का कोई कार्यक्रम वो कब लॉन्च हुआ, यहाँ तक कि तिथि पूछ लेते हैं, डेट पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे करता हूं कि जो व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कब हुआ, अर्थात किस तिथि को हुआ? तो आप याद रखेंगे 6 दिसंबर 2021। सबसे पहला प्रश्न और इसका उत्तर आपके सामने। अब क्या है, दूसरा यह है कि यह जो भारत रूस शिखर सम्मेलन हुआ है व्लादिमीर पुतिन के आने के पश्चात यहाँ के प्रधानमंत्री के साथ जो वार्ता हुई, तो यह भारत रूस शिखर सम्मेलन कैवां था? कैवां भारत रूस शिखर सम्मेलन था ये? तो ये 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन था। अब रही बात इस दौरे से जुड़ी तीसरी महत्वपूर्ण बात, इस वार्ता के दौरान और व्लादिमीर पुतिन के इस भारत दौरे के दौरान कितने संधियों पे हस्ताक्षर किए गए? ऐसे प्रश्न भी आते हैं बीपीएससी में और दूसरे एग्जाम्स में भी, कितने मुद्दों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो 28 समझौते किए गए, 28 समझौते किए गए हैं दोनों देशों के बीच। 28 समझौते किए गए हैं 21वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के दौरान, और यह आगमन तिथि क्या है? 6 दिसंबर है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, एक प्रश्न यह भी बनता है कि दिसंबर 2021 माह में भारत का किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता हुई? 2+2 वार्ता बड़ा चर्चित वार्ता है। 2+2 वार्ता जो है यह दिसंबर माह में भारत का किस देश के साथ पहली बार, क्योंकि भारत का 2+2 वार्ता आप जानते हैं अमेरिका के साथ भी हो चुका है, एक से अधिक बार जापान के साथ भी हुआ है। तो प्रश्न इस तरह से बनता है, आपको माह भी याद रखना पड़ेगा कि दिसंबर 2021 माह में भारत का किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता हुई? तो रूस के साथ हुई, स्पष्ट है, रूस के साथ यह वार्ता हुई है।
2+2 वार्ता, यह पहली वार्ता है रूस के साथ 2+2 वार्ता। दूसरी बात, इस वार्ता के दौरान भारत और रूस के दो शहरों को जोड़ने संबंधी एक चर्चा हुई है, एक परियोजना। तो यह जो चर्चा हुई है, वार्ता हुई है, किन दो शहरों को जोड़ने वाली यह परियोजना है, तो आप इसको भी आप याद रखेंगे। ये है बेसिकली पूर्वी समुद्री गलियारा। तो यह पूर्वी समुद्री गलियारा जो चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक, अभी यह सिर्फ चर्चा में है, क्या चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक, इसको क्या कहा गया है, पूर्वी समुद्री गलियारा। इस पर वार्ता हुई है। चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक तक जो पूर्वी गलियारा, इसकी जो सभी चर्चा हुई है, लेकिन इससे भी प्रश्न बन सकता है। एक और मुख्य बात क्या है, इस दौरान भारत ने रूस से AK-203 नाम याद रखना होगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बार बार आ रहे हैं। AK-203 खरीदने का अनुबंध किया है। AK-203, यह AK-203 क्या है? यह राइफल है। इस तरह के प्रश्न अक्सर देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि व्लादिमीर पुतिन के भारत यात्रा से कई प्रश्न बनते हैं, आपको समग्र रूप से इन सबको ध्यान में रखना होगा। इसीलिए मैंने इसको इस तरह से पढ़ाने के अंदाज में आपको बताया। शायद आपको इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं जो वीकली करंट अफेयर्स में देता हूं उनमें लोगों की रुचि पता नहीं क्यों बहुत कम है। तो मैंने थोड़ा सा इसको बताने का स्टाइल चेंज किया है, शायद आप लोगों को पसंद आए। अब आगे देखते हैं, कुछ और न्यूज है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है ऐसा लग रहा है, तो क्यों ना हम उसकी भी चर्चा कर लें। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे एक अभ्यास, एक्वेरिन अभ्यास। एक्वेरिन जो अभ्यास है, यह किन दो देशों के बीच किया गया है? नाम क्या है? एक्वेरिन अभ्यास। इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो यह भारत मालदीव के बीच किया जाने वाला अभ्यास है, और यह सैन्य अभ्यास है। भारत मालदीव के बीच किया जाने वाला एक्वेरियन अभ्यास। यह इस तरह के जितने भी अभ्यास हैं, आप कोशिश करेंगे सबको एक जगह लिखकर और उसको याद करने का। एक और है इस तरह का, प्रोजेक्ट रीहैब, थोड़ा सा यूनिक है। प्रोजेक्ट रीहैब, प्रोजेक्ट रीहैब, ये क्या है? तो दरअसल रिहैब से रिहैबिलिटेशन लग रहा है, परंतु ऐसा है नहीं। यह ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, आमतौर पे जहां पे हाथियों की संख्या होती है, अधिक होती है या फिर कम ही सही, तो ह्यूमन एलिफेंट अटैक या यूं कहिए कॉन्फ्लिक्ट अक्सर देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होता है। और इसको रोकने के लिए यह प्रोजेक्ट कहां पे चलाया गया, सबसे पहले पूछा जाएगा। एक प्रश्न बनता है कि इस प्रोजेक्ट का संबंध किस बात से है, किस चीज से है। तो यह आप लिख सकते हैं ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट या अटैक से संबंधित है। आखिर इसमें किया क्या जाना है? तो इसकी खास बात यह है कि हाथियों को कैसे काबू में किया जाए या वह लोगों पर आक्रमण न करे, इसके लिए मधुमक्खी के छत्ते की मदद ली जाएगी। और दूसरा प्रश्न यह बनता है कि यह कहां चलाया गया है? तो यह असम में यह प्रोजेक्ट चलाया गया है। अब एक प्रश्न बनता है जो काफी चर्चा में है कि वह कौन सा राज्य है जहां 100% टीकाकरण, कोविड टीकाकरण हो चुका है। तो मैंने पहले सोचा कि मैं आपसे प्रश्न करूंगा और कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर देंगे, लेकिन मुझे मायूसी हुई। पिछली बार मैंने ऐसा 1-2 प्रश्न किया था, लेकिन मुझे कोई कमेंट नहीं आया।
तो इसलिए मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश वह पहला राज्य है जहां पे 100% कोविड टीकाकरण हो चुका है। हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे आप। तो इस तरह से कुछ और इस तरह के तथ्य थे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जाते जाते मैं बोल दूं कि आंग सान सू की जो म्यांमार की नेता हैं, और वहाँ पे तो मिलिट्री रूल है कुछ समय से, तो आंग सान सू की को 4 वर्षों के लिए कारावास की सजा दी गई है। तो उसका कारण क्या है, एक प्रश्न यह बनता है। चलिए मैं इसको बता ही दूं। कोविड संबंधी नियम का पालन न करने के कारण, कोविड संबंधी जो प्रतिबंध वहां लगाए गए थे उसका उल्लंघन करने के कारण आंग सान सू की, जो नोबेल प्राइज विनर रह चुकी हैं, उन्हें 4 वर्ष की के कारावास की सजा दी गई है। तो इस तरह से 6 से 12 दिसंबर के बीच जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो मुझे लगा, मैं बहुत सारे ढेर सारे अंबार लगा दूं फैक्ट्स के कि आप सुन तो ले लेकिन आप उसको पचा ना पाए, या फिर ऐसे ही जो देखने में लगता है कि सब कुछ पूछ ही देगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, क्या पढ़ना या जानना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना या जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अधिकांश लोग यही मात खाते हैं और आंख मूंद कर जो मिलता है सब कुछ आते हैं रट लेना, याद कर लेना, परिणाम स्वरूप उन्हें कुछ याद नहीं होता, ठीक से कुछ याद नहीं होता। कई चीजें याद होती भी हैं लेकिन वो भी कॉन्फिडेंट नहीं होते वो, और कुछ का कुछ टिक मारकर चले आते हैं। तो मैं अपने तरफ से सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्टेड न्यूज को आपके सामने परोसता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, और नहीं अच्छा लगे तो काइंडली आप मुझे एडवाइस करेंगे, कमेंट देंगे, निगेटिव कमेंट या जो भी, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।